हेलो डियर स्टूडेंट्स, डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th की वन शॉट लेक्चर का ये नेक्स्ट क्लास है अपना, और चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमने बाकी के सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन देख लिए हैं और बहुत अच्छे से चीजें समझ ली हैं। इस क्लास में भी हम चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये जो चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं भाई, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इस क्लास में। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क मतलब ये चैप्टर ही हमसे खुद सवाल कर रहा है कि आखिर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, या हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कोई डिस्कम्फर्ट आ जाती है। तो चलिए इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हो जाती हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, डिजीज से घिर जाती है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये देख लेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अध्याय की एक रूपरेखा देख लेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले देखे तो स्वास्थ्य की परिभाषा और स्वस्थ रहने के उपाय के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज क्या होती है, बीमारी क्या होती है। बीमारी तक ही हमें चीजें नहीं छोड़नी है, हम यहाँ पर उनकी परिभाषा, कारण, प्रसार और उनके निवारण भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद संक्रामक रोग क्या होते हैं हम वो देखेंगे, उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है वो चीजें भी देखेंगे। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सभी लोग बने रहिए क्लास में और अच्छे से समझिए। यहां से हम पहले स्टार्ट करेंगे, जैसा कि अध्याय रूपरेखा में दे रखा है कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो सबसे पहले भाई अपने शरीर को बीमार नहीं करते हैं और स्वास्थ्य क्या होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य की अगर हम यहाँ पर बात करें, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य से आप क्या समझ रहे हो। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि कोई व्यक्ति है जो हेल्दी है, जिसके शरीर में कोई डिजीज नहीं है, जो अपने काम को बहुत फुर्ती से कर ले रहा है, आप उसको कहोगे कि वो एक हेल्दी इंसान है, एक स्वस्थ इंसान है। तो डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सही है, समझने का तरीका भी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीजें आप यहाँ पर भूल रहे हो। क्या चीजें भूल रहे हो। स्वस्थ होना सिर्फ बीमारी से अपने आप को बचाना या बीमारी से दूर रहना ही नहीं है। स्वस्थ में आप हेल्दी रहने की तरफ अगर देखोगे तो सबसे पहली बात, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहो, यानी आप मजबूत रहो शारीरिक रूप से कि आपको कोई बीमारी ना हो, लेकिन साथ ही साथ आप मानसिक रूप से भी क्या हो, स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ होना किसे कहते हैं, आप किसी चीज को एकाग्रता से पढ़ सको। एकाग्रता मतलब अगर आप कोई चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके दिमाग में कोई दूसरी चीजें उसको डिस्टर्ब करने के लिए ना आए, किसी चीज में एकाग्रता हो, मानसिक रूप से आप बिल्कुल सही हो, हैप्पी हो। और यहाँ पर आपको सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा, यानी आप फ्रेंडली नेचर के भी होने चाहिए। यानी स्वस्थ होने का मतलब ये है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप क्या हो, दूसरों के साथ बहुत दोस्ती से रह रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो और उनके साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हो। सामाजिक रूप से कैसे हो, अच्छे हो। तो अगर आप स्वस्थ होगे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे रहोगे, तो आप क्या होगे, बीमारी से भी दूर रहोगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो लिखा है उसके लिए दो आवश्यक शर्तों की अगर हम बात करेंगे तो वही चीज है कि हमें शारीरिक रूप से भी क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और सामाजिक रूप से भी हमें क्या रहना है, स्वस्थ रहना है। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि बेहतर परिवेश या वातावरण क्या होता है। हमारा अगर एटमॉस्फेयर क्या है, साफ है, वातावरण साफ है, तो क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे। गंदी जगहों पे गंदे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो ये क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर स्वस्थ क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, हमने ये तो समझ लिया। एक और चीज यहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि ये स्वास्थ्य की अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछ दी कि भाई हेल्दी किसे कहते हैं, स्वस्थ होना किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखोगे। समझ तो गए हो आप कि आपको क्या समझाना मैं चाहती हूँ। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति है स्वस्थ होना, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे एग्जाम में। तो WHO ने एक
क्या दिया था, यहाँ पर थियरी दी थी, एक तरीके का यहाँ पर रूल दिया था, एक तरीके का नियम बनाया था, एक तरीके की परिभाषा दी थी स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है जब भी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, आप WHO द्वारा स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसे ही लिखकर आओगे। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, जितने भी तरीके की दुनिया भर में बीमारियां हैं उन पे रिसर्च करती है, हमारे लिए क्या करती है, नए नए नियम बनाती है कि आप ये चीज मत करिए नहीं तो आप बीमार हो सकोगे। तो ये सारी चीजें जो है वो कौन निर्धारित करता है? WHO निर्धारित करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई WHO की फुल फॉर्म बताओ, तो आप WHO की फुल फॉर्म क्या लिखोगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप लिखोगे विश्व स्वास्थ्य, क्या लिखोगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO की ये फुल फॉर्म है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। तो WHO की जो हेल्थ की परिभाषा है उसमें ये लिखा हुआ है कि स्वस्थ होना वह स्थिति है जिसमें जो शरीर है वो पूरी तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संपन्न होने का मतलब ये है कि हम शारीरिक रूप से भी अच्छे हों, मानसिक रूप से भी अच्छे हों, और हम जिस समाज में रह रहे हैं सामाजिक रूप से भी हम अच्छे हों। हम ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई हम बीमार नहीं हैं इसका मतलब हम हेल्दी हैं। अगर आप बीमार नहीं हो तो ये भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से थोड़े से खराब हो सकते हो या फिर सामाजिक रूप से आप खराब हो सकते हो। तो स्वस्थ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ बीमार नहीं हो। स्वस्थ होने का मतलब है आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी संपन्न होने चाहिए। बिल्कुल रटना है आपको, ये लाइंस आपको स्लाइड के रूप में मिल जाएंगी और इसे आप रट करके एग्जाम में लिख कर आइएगा और समझना क्या है वो चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग ही हमें स्वास्थ्य की क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिन निर्धारित किया था जिस दिन पर हम क्या कर रहे हैं? स्वस्थ के लिए क्या कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस को हर साल कितने डेट को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हमने देख लिया हेल्दी होना क्या होता है। अब हेल्दी होना क्या होता है हमने ये जान लिया, लेकिन हम हेल्दी होंगे कैसे, इसके क्या क्या तरीके हैं, इन्हें भी हमें पढ़ना है। स्वस्थ होने की परिभाषा हमने पढ़ ली WHO के अकॉर्डिंग। अब हम कैसे स्वस्थ होंगे वो भी चीजें अब क्लियर कर लेंगे। तो स्वस्थ होने के जो तरीके हैं उसमें सबसे पहला है संतुलित आहार। संतुलित आहार से समझ में क्या आ रहा है? ऐसा आहार खाएं जिसमें जितने भी पोषक तत्व हों। क्या होने चाहिए? ऐसा आहार जिसमें जितने भी पोषक तत्व हो वो एक संतुलित मात्रा में हो। संतुलित मात्रा में मतलब एक ऐसी मात्रा में हो कि उन्हें हम बहुत ज्यादा ना कह पाए ना ही बहुत कम कह पाए। यानी हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होने चाहिए। पोषक तत्व से मतलब ऐसे तत्वों से है जो हमारी शरीर को क्या देती है? ऊर्जा देने का काम करती है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं, वो पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर एक हेल्दी सा लड़का है, संतुलित आहार खा के बहुत खुश है। क्या क्या आहार में उसने खाया है? उसने खाया है कार्बोहाइड्रेट, उसने खाया है क्या क्या चीजें? प्रोटीन, फिर वसा, खनिज भी था उसके खाने में, विटामिन भी था और पर्याप्त मात्रा में क्या था? जल भी था। तो संतुलित आहार में आपको इतनी चीजों को संतुलित मात्रा में खाना है जिससे कि आप भी कैसा महसूस करोगे? हेल्दी महसूस करोगे। पहला क्या है स्वस्थ रहने के तरीकों में? संतुलित आहार, बैलेंस डाइट खानी है आपको। पोषक तत्वों को बिल्कुल संतुलित मात्रा में खाना है जिससे कि आप हेल्दी हो सकते हो। एग्जाम में आपसे संतुलित आहार की डेफिनेशन भी पूछ सकती है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगी। संतुलित आहार की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ रही है तो ये एक ऐसा आहार है, ये एक ऐसा आहार है जिसमें भोजन के प्रत्येक घटक कौन कौन से?
भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं, भोजन के घटक हैं। और यही सारे घटक जब हमारे खाने में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हो, उचित मात्रा में मौजूद हो, तो उसे ही हम कहेंगे संतुलित आहार। और अगर हम संतुलित आहार खाते हैं तो हम रोगों से बच सकते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में आ सकती है। कैसे आएगी? अब एक इमेजिनरी चीज देखो, आपने अच्छा हेल्दी खाना खाया जिसमें सभी पोषक तत्व आपके बहुत अच्छे मात्रा में मौजूद हैं, तो आपकी बॉडी कैसी है? हेल्दी है। आपकी बॉडी अगर हेल्दी है तो बाहर से अगर कोई ऐसी चीजें आपकी बॉडी पर अटैक करती है तो आप उनसे क्या करोगे? फाइट करके उनसे छुटकारा पा सकते हो, उनसे बच सकते हो। तो वही चीज आपसे कही गई है, अगर आप संतुलित आहार खाते हो तो रोग और संक्रमणों से आप क्या करोगे? बचोगे। रोग आपको नहीं होंगे और संक्रमण भी आपको नहीं होगा। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसे होता है? बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में आ गया, हमारे शरीर में डिजीज कॉज करने लगा और ये क्या हो गई? इन्फेक्शन हो गई। तो आप क्या हो सकते हो? संतुलित आहार खाकर रोग और इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बच सकते हो। क्लियर हो गया? संतुलित आहार क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ऐसे पोषक तत्वों को हमें अपने भोजन में मौजूद करना है जो क्या हो? बहुत अच्छे क्वांटिटी में हो। और पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और क्या चीज? जल। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये पोषक तत्व हैं जिन्हें अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहा गया है। सोर्स से यहाँ से मतलब आपका है स्रोत का। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये सोर्स का मतलब क्या चीज है? स्रोत। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहाँ पर है पोषक तत्व। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब हो जाएगा? पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व कहाँ मौजूद होने चाहिए भाई? ये पोषक तत्व हमारे भोजन में मौजूद होने चाहिए। तो हमारे भोजन में ये पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। एक चीज और, ये पोषक तत्व आपको किन किन भोज्य पदार्थों से मिलेंगे? आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कभी कभी। तो पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करो। कार्बोहाइड्रेट आपको जितनी भी मीठी चीजें हैं उनसे मिलेंगी। जैसे कि अगर आप आलू खा रहे हो तो आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वैसे ही अगर प्रोटीन की बात करो तो अंडा और मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। फैट की बात करो तो तेल वाली जितने भी चीजें हैं उससे आपको फैट मिलेगा। विटामिन की बात करो, जितने भी फल और सब्जियां खाते हैं हम, उनसे हमें विटामिन मिलता है। सेम मिनरल भी हमें किनसे मिलता है? फल और सब्जियों से ही मिलता है। और वाटर की बात यहाँ पर हम कह दे रहे हैं जल से, और जल को हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है पानी से हम यहाँ पर अपना पोषक ले सकते हैं, पोषण ले सकते हैं। तो सोर्सेज आपके ये हैं जिससे आप बैलेंस डाइट ले सकते हो। बैलेंस डाइट पहला तरीका है हेल्दी होने का। अब आप ये बताओ, सिर्फ अगर आप खाना खाते रहो तो यही सफिशिएंट है क्या हेल्दी होने के लिए? सिर्फ खाना खाना ही जरूरी है क्या हमारे लिए? नहीं। आप खाना खा रहे हो, उसके बाद भी अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने शरीर को बिजी नहीं कर रहे हो, अपने शरीर में ऊर्जा स्थानांतरित नहीं कर रहे हो, तो भी आप हेल्दी नहीं हो सकते। आप अगर सिर्फ खाना ही खाते रहो, कोई वर्कआउट ना करो, कोई एक्सरसाइज ना करो, तो क्या हो जाओगे? आप मोटे होने लग जाओगे। और मोटे इंसानों को अगर आप देखोगे, बहुत लेजी होते हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनको आप हेल्दी रहने की कैटेगरी में नहीं रखोगे। तो यहाँ पर अगर एक्सरसाइज की बात हो रही है यानी व्यायाम की बात हो रही है, तो हमें अपने शरीर को क्या करना हो चाहिए? एक प्रॉपर एक्सरसाइज भी देनी चाहिए। अच्छा खाना खाने के बाद हम अपनी बॉडी को बिजी रखेंगे, चलते फिरते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो क्या होगी? हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। तो हमें खाना खाना भी जरूरी है और एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। यानी हेल्दी रहने के लिए खाना भी खाना है जो कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ खाना खाना और एक्सरसाइज करना ही हमारे लिए जरूरी है? कोई और चीज भी जरूरी हो सकती है। तो वो चीज है कि हमें अच्छी नींद चाहिए होगी, पर्याप्त स्लीप चाहिए होगी, अच्छी नींद चाहिए होगी। तो सभी इंसान को कम से कम
8 घंटे की अच्छी नींद लेने की जरूरत है। अच्छी नींद लेने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी है। तो अच्छी नींद हम कैसे लेंगे, अच्छी नींद लेनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हर इंसान को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। यानी हम अच्छा खाना खाएं, अपनी बॉडी को बिजी रखें, वर्कआउट करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें और अपनी बॉडी को रेस्ट भी दें। कम से कम 8 घंटे तक अच्छी नींद ले। अच्छी नींद लेने से मतलब ये है कि सिर्फ सोना है आपको, कोई और डिस्टरबेंस नहीं देखनी है। या ऐसा नहीं है कि बगल में मोबाइल में गाना बजा लिया, मस्त का सो रहे हैं, नहीं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ना ही आपको किसी एंटरटेनमेंट की जरूरत हो उसमें, ना ही आप फोन चलाओ, ना ही बाकी सारी चीजें करो, सिर्फ बिस्तर पे लेट करके अच्छी नींद लो। तो एक अच्छी नींद भी क्या हो, हेल्दी के लिए जरूरी है। तो हमने क्या क्या चीजें देखी, संतुलित आहार खाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, अच्छी नींद लेनी है। इसके बाद भी हमारे लिए एक और चीज जरूरी है, हमारे पास एक अच्छा आश्रय होना चाहिए। यानी अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनके पास एक अच्छा आश्रय है, अच्छा आश्रय से मतलब ये है कि आपके पास एक ठीक ठाक घर होना चाहिए। और ये जो घर है वो आपको किन किन चीजों से बचाए, धूप से बचाए, किससे बचाए, धूल से बचाए, और किससे बचाए, वर्षा से बचाए। यानी इन सारी चीजें या बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या प्रकृति की चीजें होती हैं जिनके पास अगर आप डायरेक्टली चले जाओगे, जिनसे आप अगर डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाओगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार होने लग जाएगी। जैसे इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, अगर मैं कहूँ तो ठंडी बहुत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अच्छा घर नहीं है, आप ऐसे ही खुले में घूम रहे हो, तो आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, आपको ठंड लग जाएगी। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ इस समय बहुत ज्यादा धूप है, अगर आपके पास अच्छा आश्रय नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो कितना भी बैलेंस डाइट आप कर लो, एक्सरसाइज कर लो, सो लो, लेकिन अगर आप धूप में ऐसे ही चले जाओगे तो आपको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। या फिर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, उससे भी आप क्या हो जाओगे, बीमार हो सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्वस्थ रहने के लिए तो अच्छा खाना, एक अच्छी नींद, प्रॉपर एक्सरसाइज, एक अच्छा घर और इसके साथ साथ अच्छी तरीके से स्वच्छता भी जरूरी है। यानी अगर हम स्वच्छ नहीं रहेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे तो हम नहीं कह सकते कि भाई हम हेल्दी हैं। कितना भी अच्छा खाना खा लो, आप सो लो, रह लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप गंदगी से रह रहे हो तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर अटैक कर देंगे जो कि हमें क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। अभी एक बहुत तगड़ा वायरस आया हुआ है जिसे आप जानते हो, कोविड-19। कोविड-19 की अगर हम यहाँ पर बात करें, या जिसे हम इन शॉर्ट कोरोना लिख दे रहे हैं, कोरोना की बात करें तो भाई ये क्या है, वायरस है। कोरोना क्या है, एक वायरस है। और ये वायरस क्या है, वायु में क्या है, अपने आप ही घूम रहे हैं। और इस वायु के संपर्क में अगर हम आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसी वजह से हमें क्या बोला गया है कि अपने हाथ को धोते रहिए, डायरेक्ट अपने हाथ को अपने आंखों से ना छूइए, बाहर से आइए तो अपने आप को पूरी तरीके से सैनिटाइज कीजिए। तो ये सारी हाइजीन रूटीन है जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, इस बीमारी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्वच्छ नहीं रहेंगे, अगर आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रहेंगे तो कोरोना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, ऐसे संक्रमण वाले तत्व होते हैं जो कि आपकी बॉडी पर अटैक कर देंगे और आपको बीमार कर देंगे। तो संतुलित आहार, अच्छी नींद, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा घर और एक अच्छी तरीके की स्वच्छता हमारे शरीर में होगी, तभी हम अपने आप को क्या बोल पाएंगे, अपने आप को हेल्दी बोल पाएंगे। तो वही एक समरी यहाँ पर लिखी हुई है। स्वस्थ रहने के उपाय या तरीके आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप क्या क्या चीजें लिख कर आओगे, संतुलित आहार होना चाहिए, व्यायाम, पर्याप्त नींद, उचित आश्रय में रहना और अपनी स्वच्छता बनाए रखना, ये हो गए हमारे उपाय। तो हेल्दी होने वाले प्रोसेस को हमने यहाँ से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हेल्दी किसे कहते हैं,
हेल्दी होना यानी स्वस्थ होना क्या है? WHO के हिसाब से स्वस्थ होने की हमने परिभाषा देख ली, स्वस्थ होने के तरीके देख लिए, ये सारे तरीके हमने समझ भी लिए कि कैसे कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर में उस तरफ बढ़ेंगे जहां से हम रोगों के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं रोग की, कि डिजीज क्या होता है, रोग क्या होता है, तो रोग हमारी बॉडी का एक ऐसा डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट कहे जाने से मतलब है कि रोग हमारे शरीर का एक ऐसी गड़बड़ी है, हमारे शरीर के कामकाज में एक ऐसी गड़बड़ी है जो कि हमें सही से काम करने नहीं देती है। अगर मैं यहाँ पर अच्छे से खड़ी हूँ, अच्छे से बोल पा रही हूँ, अच्छे से आपको चीजें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, इसका मतलब इस समय मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर मेरे सिर में दर्द हो या मेरे पेट में दर्द हो या हमारे शरीर के किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो, तो मैं यहाँ पर उतने अच्छे से आपको चीजें डिलीवर नहीं कर पाऊंगी। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि हमारे शरीर जब सही तरीके से काम नहीं करता है, काम काज में उसके गड़बड़ी हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं कि वो इंसान क्या है, बीमार है। डेफिनेशन यही लिखनी है आपको, रोग को शरीर के सामान्य कामकाज की गड़बड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब दूसरा यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है कि शरीर में किसी प्रकार का दोष या विकार को रोग कहते हैं। अब अगर हमारे हाथ में कोई क्या लग गई, चोट लग गई और उसमें इन्फेक्शन फैलने लग गया, तो क्या हो जाएगी, हमारे शरीर में दोष हो जाएगा, विकार हो जाएगा, मतलब हम क्या हो गए, रोगी हो गए, हमें क्या लग गई, रोग लग गई। या फिर हमारे पेट में क्या होने लगा, दर्द होने लगा, तो पेट में दर्द यानी कि हमारे शरीर के अंग में विकार हो गया, दोष हो गया, मतलब हम क्या हो गए, बीमार हो गए, रोग ने हमें घेर लिया। तो रोग का मतलब आप यही समझो कि हमारे शरीर में किसी कामकाज में जब गड़बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है, डिजीज आप इसको कहोगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं रोग नहीं हूँ, मतलब रोगी नहीं हूँ, या मैं रोग मुक्त हूँ, इसी वजह से मैं हेल्दी हूँ। बहुत सारे लोग कहते होंगे, आपने सुना भी होगा कि मेरे शरीर में किसी तरीके का रोग नहीं है, मैं बहुत स्वस्थ हूं। तो इन बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक स्वस्थ व्यक्ति में और एक रोग मुक्त व्यक्ति में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यही डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वस्थ होने और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कभी भी आप ये मत सोचना कि किसी इंसान के शरीर में अगर बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है, जरूरी नहीं है कि वो स्वस्थ होगा। कैसे जरूरी नहीं है, हम अंतर के जरिए ये चीजें समझ लेंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है स्वस्थ होने और रोग मुक्त होने में क्या अंतर है, ठीक है। तो स्वस्थ किसे कहते हैं, रोग मुक्त किसे कहते हैं, एक एक पॉइंट से हम यहाँ पर समझ लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं स्वस्थ हूं, तो जैसा WHO ने डेफिनेशन दिया था वही चीज लिख कर आना। दिया क्या था, स्वस्थ होना मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होना। और दूसरी तरफ क्या है, रोग मुक्त होना। रोग मुक्त होने का मतलब शरीर में किसी प्रकार की बीमारी का ना होना। तो रोग मुक्त व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो स्वस्थ है। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हो सकता है सामाजिक रूप से वो अच्छा ना हो, मानसिक रूप से वो अच्छा ना हो। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि स्वस्थ होना मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, और रोग मुक्त होना मतलब सिर्फ उसकी बॉडी में कोई रोग नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में भी चीजें बताएगा। कैसे बताएगा, अब अगर आप स्वस्थ हो मतलब आपके आसपास का एरिया भी साफ सुथरा है, तभी तो आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। लेकिन एक रोग मुक्त व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ अपने बारे में बताता है कि भाई मैं रोग मुक्त हूं, मुझे आसपास के इन्वायरमेंट या आसपास के वातावरण से कुछ लेना देना नहीं है। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होगा वो हमेशा अच्छा रहेगा। कैसे अच्छा रहेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त रहेगा, उसकी बॉडी में कोई रोग नहीं रहेगा। लेकिन एक रोग मुक्त व्यक्ति जो अपने आप को कहे कि मैं स्वस्थ हूं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रोग मुक्त व्यक्ति जो होता है उसकी बॉडी में सिर्फ रोग नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सामाजिक और मानसिक रूप से वो क्या हो, स्वस्थ हो। 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा।
स्वस्थ व्यक्ति जो होगा वो अपने आसपास के भी वातावरण को बताएगा। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा रोग मुक्त होगा। अब हम बात करते हैं रोग मुक्त व्यक्ति की। रोग मुक्त व्यक्ति का मतलब ये है कि सिर्फ उसकी शरीर में कोई रोग नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में बताएगा कि भाई मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। तीसरा पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रोग मुक्त है तो वो स्वस्थ भी हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है वो सामाजिक और मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड हो, स्वस्थ ना हो, तो उसको हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। डेफिनेशन आपको बिल्कुल सही तरीके से लिखनी है। ऐसे ही अंतर आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चंस जैसे जैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हो सकता है आपके एग्जाम में स्वस्थ होने की डेफिनेशन पूछेगी, आप WHO के अकॉर्डिंग स्वस्थ होने की डेफिनेशन लिखिएगा। WHO का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। स्वस्थ होना किसे कहते हैं, वो सारी जो उपाय और तरीके हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी चीजें डिलीवर हो गई हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक रोग मुक्त व्यक्ति में अंतर पूछ सकता है, वो भी चीजें आपके सामने है। स्लाइड्स आपको मिलेंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। तो चलिए, हमने यहाँ पर रोग किसे कहते हैं ये पढ़ लिया, और रोगी व्यक्ति यानी रोग जिसको ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि रोग मुक्त व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति में हमने क्या देख लिया, यहाँ पर डिफरेंस भी देख लिया। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है भाई कि जो डिजीज है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, डिजीज के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई इंसान बीमार हो सकता है। तो दो कारण होते हैं, पहला होता है बाह्य कारण, दूसरा होता है आंतरिक कारण। अब ये बाह्य और आंतरिक कारण क्या क्या चीजें हैं ये समझ लेते हैं। बाह्य कारण से हम यहाँ पर देखें, अगर बाहर से कोई जीवाणु या कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या कर दिया, जीवाणु, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है, बाहर से कोई जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीव ने हमारे शरीर पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो भाई सूक्ष्म जीव तो बाहर प्रेजेंट है, बाहर से जब हमारे शरीर में आएंगे तो ये कैसी कारक में गिने जाएंगे, ये बाह्य कारण में गिने जाएंगे। सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नहीं, हम यहाँ पर अगर बात करें किसी प्रदूषण की, बात करते हैं किसके, प्रदूषण की, यानी अगर हमारे एयर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, प्रदूषण है, तो भी तो हम बीमार हो सकते हैं ना, धूल मिट्टी से भी तो इंसान बीमार हो सकता है। तो ये कैसे कारण है, बाहर से आने वाले कारण है, मतलब ऐसे कारण जो बाहर से हमारे शरीर में आते हैं और हमें बीमार करते हैं, वो बाह्य कारण में हो जाएंगे। और आंतरिक कारक की अगर हम बात करें, इसका मतलब अंदर ही अंदर हमारा शरीर बीमार हो जाए। अंदर अंदर कैसे होगा, हमारे शरीर में किसी चीज की क्या हो जाए, कमी हो जाए। आपने सुना होगा कि कमी से रिलेटेड करें हम यहाँ पे अगर विटामिन की, यानी हम जो कुछ भी खाना खा रहे हैं अगर उसमें विटामिन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो जाएगी, रोग हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हमारा शरीर अंदर ही अंदर बीमार हो सकता है। आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है कि रोगों को यहाँ पर जो कारण होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य का मतलब आपको ये समझाया गया है कि बाहर से अगर जो कुछ हमारे शरीर में आया और बीमारी फैला दी तो वो बाह्य कारण में आएंगे, और अंदर ही अंदर हमारा शरीर क्या हो जाए, बीमार होने लग जाए, तो वो आंतरिक कारण में आएंगे। आंतरिक कारण में एक एग्जाम्पल लिया गया है, अगर आपके भोजन में किसी चीज की कमी है, जैसे विटामिन की कमी है, तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में क्या होने लगती है, रोग होने लगती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रोग हो जाते हैं। दो कारण, बाह्य और आंतरिक। बाह्य मतलब बाहर से कुछ आके हमारे शरीर को बीमार कर दे, और आंतरिक मतलब अंदर ही अंदर हमारा शरीर क्या हो जाए, बीमार हो जाए। तो रोग के जो कारण होते हैं वो कौन कौन से हैं, बाह्य और आंतरिक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रोगों के प्रकार कौन से हैं। रोग के प्रकार हमें दो तरीके से यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है समय अवधि के आधार पर, और दूसरा हमें पढ़ना है संक्रमण के आधार पर। समय अवधि के आधार का यहाँ पे मतलब ये है कि कौन सा रोग कितनी जल्दी सही हो जा रहा है और कौन सा रोग बहुत देरी से सही हो रहा है, उसके आधार पर रोगों के प्रकार पढ़ने हैं। और इन्फेक्शन के आधार पर रोगों के प्रकार अलग से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रोग के प्रकार समय अवधि के आधार पर पढ़ेंगे, जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला होता है तीव्र रोग, दूसरा होता है दीर्घ रोग, ठीक है। तीव्र रोग नाम से समझ में आ रहा है, ये बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, और तेजी से सही भी हो जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर दीर्घ रोग की बात करें तो ये बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में बना रहता है। ठीक है, तो ये कैसे रहता है? लंबे समय तक बना रहता है। एक सही चीज आपको बताऊं अगर मैं, तो दो तरीके के यहाँ पर है। पहला है तीव्र रोग, दूसरा दीर्घ रोग। तीव्र रोग फटाफट से शरीर में हो जाते हैं, फटाफट से सही हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी आपको देखकर ये नहीं बता पाएगा कि आप कभी बीमार थे। लेकिन दीर्घ रोग ऐसे रोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और अपना कुछ न कुछ साइड इफेक्ट भी छोड़ जाएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति आपको देख के बता देगा कि भाई आप पहले बीमार थे। एक एग्जाम्पल है तीव्र रोग का, जैसे मुझे सर्दी जुकाम है। अगर मुझे सर्दी जुकाम है तो 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा और बाद में कोई मुझे ये देख के नहीं कह सकता कि तुम्हें सर्दी जुकाम था। नहीं बता पाओगे आप। किसी भी इंसान को अगर सर्दी जुकाम होता है 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद कोई उसके लक्षण उसके शरीर में नहीं रह जाते हैं। बाहर से देख के कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि भाई ये सर्दी जुकाम इसको पहले था या ये बीमार लड़की रही होगी। तो ये रोग हमारे होते हैं तीव्र रोग। लेकिन दीर्घ रोग की बात करें, दीर्घ रोग ऐसे रोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और कोई ना कोई साइड इफेक्ट बॉडी में छोड़ जाते हैं। जैसे अगर मैं डायबिटीज की बात करूं, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है और इस इलाज में भी क्या होते हैं? सिम्टम्स रह जाते हैं। सिम्टम्स का मतलब कुछ चीजें रह जाएंगी। जैसे डॉक्टर आपको बोल देगा चीनी कम खाओ, बहुत ज्यादा भाग दौड़ मत करो, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें मत खाओ जिससे कि आप बीमार होने लग जाओ। सामने वाला व्यक्ति भी कह देगा कि अरे आप तो चीनी नहीं खा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको शुगर हो या डायबिटीज हो। तो वही चीज आपको समझाई जा रही है कि तीव्र रोग जो होते हैं वो फटाफट से ठीक हो जाते हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते हैं स्वास्थ्य पे। लेकिन दीर्घ रोग जो रहते हैं लंबे समय तक चलते हैं और बुरा प्रभाव डालते हैं स्वास्थ्य पे। यहाँ डेफिनेशन है तीव्र रोग की, एक एक करके इसको भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कह रहा है तीव्र रोग का कि तीव्र रोग वो रोग होते हैं जो बहुत कम समय तक रहते हैं। यानी एक बार ये शरीर में हो गए तो बहुत कम समय तक रहेंगे। दूसरा है रोग का स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन और बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर वो रोग किसी इंसान को है जिसे आप तीव्र रोग कह रहे हो तो उनके शरीर पर लंबे समय तक कोई बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर उदाहरण में सामान्य सर्दी, फ्लू, मलेरिया, ये सारे कुछ बीमारी हैं। मलेरिया डिजीज को भी अगर आप देखो, किसी इंसान को अगर मलेरिया है तो डॉक्टर उसे हफ्ते 10 दिन की दवाई देता है, कहता है इसके बाद आप सही हो जाओगे और वो रोग सही हो भी जाता है, कोई बुरा प्रभाव शरीर पर नहीं डाल के जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप दीर्घकालीन रोग की बात करो, दीर्घकालीन रोग वो रोग होते हैं जो लंबे समय तक बने रहते हैं, बहुत लंबे समय तक शरीर में ही बने रहेंगे। अब उन्हें ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और यह किसी बाहरी या आंतरिक कारण से हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कोई बैक्टीरिया या कोई बाहर से आया हुआ चीज हमें इन्फेक्शन करके हमें बीमार कर दिया हो, या फिर हमारी बॉडी अंदर ही अंदर क्या हो गई हो, बीमार होने लग गई हो। तो ये बाह्य कारण से भी होता है, आंतरिक कारण से भी हो सकता है, लंबे समय तक चलता है और इसके जो लक्षण है भी लंबे समय तक हमें देखने को मिलते हैं। उदाहरण की बात करो तो एलिफेंटियासिस, अस्थमा, क्षय रोग, मधुमेह, कैंसर, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? दीर्घकालीन रोग हैं। क्षय रोग में यहाँ पर आपको क्या है? ये टीबी को ही कहते हैं क्षय रोग। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और मधुमेह क्या है? डायबिटीज है। ठीक है, तो ये चीज अपनी क्लियर हो गई कि समय अवधि पर रोगों के प्रकार कौन कौन से थे, तीव्र रोग और दीर्घ रोग। और इनके बीच में आपको अंतर भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो अंतर आप लिखकर ऐसे आ सकते हो कि तीव्र रोग की संक्रमण अवधि बहुत कम होती है, कुछ दिनों तक ही ये सिर्फ चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीर्घकालीन रोग की बात करें, दीर्घकालीन जो संक्रमण है इसकी अवधि बहुत अधिक होती है और ये जीवन भर के लिए भी चल सकती है। दूसरा यहाँ पे है, इसका शरीर पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये ठीक हो गए तो ठीक हो गए। लेकिन दीर्घकालीन रोग की बात करें, इसका शरीर पर स्थायी प्रभाव क्या होता है? पड़ता है। मतलब कितना भी दवा कर लो आप, लेकिन कोई ना कोई प्रभाव ये आपकी बॉडी पर छोड़कर जाएगा। उदाहरण तीव्र रोग के हैं सामान्य सर्दी, और यहाँ पर दीर्घ रोग का उदाहरण है क्षय रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तीव्र रोग और दीर्घ रोग में डिफरेंस भी पूछ सकता है। आपको चीजें क्लियर हो गई। अब हमने समय अवधि के आधार पर रोगों के प्रकार देख लिए। अब हमें पढ़ना है रोगों के प्रकार संक्रमण के आधार पर।
संक्रमण यानी इन्फेक्शन के आधार पर। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी जो किसी न किसी इन्फेक्शन से हो जाए, किसी न किसी संक्रमण से हो जाए। असंक्रामक रोग की बात करेंगे तो यहाँ पर संक्रमण नहीं होता है, ये किसी और फैक्टर से हो सकते हैं, किसी और तरीके से हो सकते हैं। एक एक करके इनको भी क्लियर कर लेते हैं। आप पढ़ रहे हो रोगों के क्या प्रकार और किसकी अवधि हमने ये पढ़ ली है अभी तक में, समय काल की अवधि पर पढ़ ली है, दीर्घकालीन रोग और तीव्र रोग। अब हम पढ़ रहे हैं संक्रमण के आधार पर, जो कि है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। संक्रामक रोग की बात करें तो हमने यहाँ पर आपको इजी बनाने के लिए चीजें डिफरेंस के फॉर्म में स्लाइड रख दी है। अब एग्जाम में आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, वो आप लिख सकते हो, और ये भी पूछ सकता है कि संक्रामक और असंक्रामक रोगों में क्या करो, अंतर बताओ, डिफरेंस बताओ, तो भी आप यहां से वो चीजें लिख सकते हो। संक्रामक रोगों की बात करें तो ये ऐसे रोग होते हैं जो बाहर से हमारे शरीर में आते हैं। समझ में आया? बाह्य कारक से होते हैं। बाह्य कारक में कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में आएंगे, हमें इन्फेक्शन फैलाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, रोग जनकों के आक्रमण के कारण होते हैं। और ये रोग जनक कौन है? ये रोग जनक है सूक्ष्म जीव। ठीक है, और सूक्ष्म जीव में क्या क्या चीजें ले लोगे? बैक्टीरिया ले लोगे, वायरस ले लोगे, फंजाई ले लोगे, प्रोटोजोआ ले लोगे। ये सारे जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं? डिजीज कॉज कर रहे हैं, डिजीज फैला रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि रोग जनकों के आक्रमण से ही संक्रामक रोग होंगे। दूसरी तरफ अगर असंक्रामक रोग की बात करें तो यहाँ पर कहा है रोग जनकों के अलावा किसी अदर फैक्टर से, किसी अन्य कारक से ये रोग हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। संक्रामक रोगों को जो रोग होते हैं वो रोग जनकों के कारण होते हैं, असंक्रामक रोग रोग जनक के कारण नहीं होंगे। दूसरा यहाँ पर है बाह्य कारकों के कारण होता है, मतलब बाहर से जो सूक्ष्म जीव आएंगे, बाहर से जो इन्फेक्शियस एजेंट आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, उनसे ये डिजीज कॉज होगी। वहीं असंक्रामक रोग की बात करें तो आंतरिक कारक से होता है, यानी शरीर के अंदर ही अंदर कोई खराबी हो जाती है जिनसे असंक्रामक रोग होता है। तीसरा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में है, साथ खा पी रहा है, हंस खेल रहा है, बाहर घूम रहा है, तो उनसे क्या होता है? डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। जो संक्रमित व्यक्ति है उससे नॉर्मल व्यक्ति में डिजीज जा सकती है। जैसे बढ़िया एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो, किसका? कोरोना का। ठीक है, कहा गया है ना, जो कोविड से पॉजिटिव व्यक्ति है उससे क्या करो? दूर रहो। क्यों दूर रहो? क्योंकि उसकी बॉडी पर बहुत सारे ऐसे वायरस होंगे जो आपको, अगर उसने आपको छू दिया या आपने उसको टच कर लिया तो आपके बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी संक्रामक रोग बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। संक्रामक रोगों का यहाँ पर एग्जाम्पल है हैजा, मलेरिया, कोविड-19 भी आप लिख सकते हो। असंक्रामक रोग की यहाँ पर बात करें तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते। अगर किसी व्यक्ति को असंक्रमित रोग है, यानी उसका शरीर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा डैमेज हो गया है, रोग हो गया है उसमें, तो उसके अंदर ये पावर होगी ही नहीं कि मैं अपना रोग किसी और को दे दूं। वो रोग उसकी बॉडी तक ही सीमित रहेगा। जैसे यहाँ पर है मधुमेह और घेंघा। मधुमेह मतलब हमारी बॉडी में क्या हो गई? शुगर लेवल डिसबैलेंस हो गई, गड़बड़ा गई। शुगर का लेवल अगर गड़बड़ा गया तो हमें मधुमेह हो जाएगा। अब शुगर का लेवल गड़बड़ा गया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कोई एजेंट आया होगा, बाहर से कोई क्या आए होंगे, रोग जनक आए होंगे तो हमें बीमार किए होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर ही अंदर बीमार हो रही है, शुगर लेवल उसका कम हो रहा है, हमें क्या हो गया? मधुमेह हो गया। अब मधुमेह वाला व्यक्ति अपने रोगों को दूसरे व्यक्ति को तो दे नहीं सकता, क्योंकि वो आंतरिक कारण से बीमार हुआ है और संक्रमण फैलाने की उसके अंदर ताकत नहीं होती है। दूसरा यहाँ पर घेंघा है। घेंघा क्या है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इसमें भी बाहर से कुछ आके तो
अटैक किया नहीं, हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई, इंसान बीमार हो गया, घेंघा रोग हो गया उसे। अब घेंघा रोग भी ट्रांसफर नहीं हो सकता दूसरे अदर व्यक्ति में, क्योंकि ये संक्रमित रोग है ही नहीं। ये कैसा रोग है? असंक्रामक रोग है। तो दोनों रोग आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। संक्रामक रोग एक तरफ है, असंक्रामक रोग एक तरफ है। संक्रामक रोग बाहर से जो भी चीजें आएंगी हमारी बॉडी में अटैक करेंगी उनसे होता है। असंक्रामक रोग का बाहर से आने हुई चीजों से कोई मतलब नहीं है, बॉडी अंदर ही अंदर खराब होती है। संक्रामक रोग जो होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, असंक्रामक रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते। उदाहरण बिल्कुल याद रखिएगा, हैजा और यहाँ पर मलेरिया संक्रामक रोगों के उदाहरण है, और असंक्रामक रोगों के उदाहरण यहाँ पर मधुमेह और घेंघा है। क्लियर हो गई बात? हमने यहाँ पर चीजें पढ़ ली, रोगों के प्रकार पढ़ लिए और जिस जिस तरीके से ये फैल रहा है वो पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है कि संक्रामक रोग को कौन कौन से सूक्ष्मजीव फैला रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हमें अपने सिलेबस में संक्रामक रोगों का ही डिटेल पढ़ना है। संक्रामक रोग यानी ऐसे रोग जो बाहर से आए हुए किसी सूक्ष्मजीव से हमारे शरीर में हो जाएं और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएं, ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहेंगे। ठीक है, अब इस संक्रामक रोगों में क्या क्या चीजें आती हैं, किन किन चीजों से हमें ये बीमारी होती है वो हमें पढ़ना है, और कौन सा सूक्ष्मजीव कौन सा रोग कॉज कर रहा है वो भी हमें पढ़ना है। ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। एग्जाम में आपसे सीधे पूछ देगा कि टीबी किस जीवाणु से होता है या टीबी किस सूक्ष्मजीव से होता है, तो आपको नाम याद होना चाहिए कि टीबी की बीमारी किस सूक्ष्मजीव से होती है। तो जितने नाम आपको लिखे गए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। पहली बात, हम क्या पढ़ रहे हैं? संक्रामक रोगों के कारक। ऐसे कौन कौन से सूक्ष्मजीव है जो संक्रामक रोग फैला रहे हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है जीवाणु। जीवाणु जिसे अंग्रेजी में आप क्या कहते हो? बैक्टीरिया। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या है? बाह्य कारक से आएंगे। बाह्य कारक से आएंगे। कैसे बाह्य कारक से आएंगे? बैक्टीरिया भाई प्रेजेंट कहाँ होते हैं, पाए कहाँ जाते हैं? बाहर ही तो पाए जाएंगे, और ये बाहर पाए जाएंगे इसका मतलब बाहर से हमारे शरीर में इंफेक्शन फैला रहे हैं, तो बाहर से ये रोग आएंगे हमारे शरीर में। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो कौन कौन से भाई? टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, ये तीन सबसे कॉमन रोग हैं जो जीवाणु से होते हैं। कौन कौन सा जीवाणु इनको फैलाता है वो भी हम देख लेते हैं। टीबी फैलाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कॉलेरा जो रोग है वो फैलाता है विब्रियो कॉलेरी, और टाइफाइड जो रोग है वो साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु फैलाता है। ये तीनों आपको रटने होंगे, याद होने चाहिए। तो पहला जो कारक है वो हमारा जीवाणु हो गया। कौन कौन से रोग फैलाता है और कौन कौन से जीवाणु कौन से रोग फैला रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। दूसरा हमारा यहाँ पर आएगा विषाणु, जिसे आप कहते हो वायरस। ठीक है, अब ये विषाणु या वायरस जो है ये भी बाह्य कारक से ही आएंगे, बाहर से ही हमारे शरीर में आएंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे कॉमन कौन कौन से रोग हैं? डेंगू बुखार, डेंगू का बहुत नाम सुना होगा आपने। डेंगू फीवर हो जाता है बहुत लोगों को। डेंगू फीवर डेंगू वायरस से होता है। सामान्य सर्दी जो हमें कॉमन कोल्ड हो जाती है, नॉर्मली जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी हो जाती है, वो राइनो विषाणु के कारण होता है। अगला है एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस से होता है। इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है हमें, जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ नाम याद रखो कि एड्स जो रोग है वो HIV विषाणु के कारण होता है। पोलियो रोग जो है वो पोलियो विषाणु के कारण होता है। रोगों के नाम और उसके कौन फैला रहा है, सूक्ष्म जीवों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो जीवाणु पढ़ लिया हमने, जीवाणु से कौन कौन से रोग हो रहे हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग हो रहे हैं वो पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं भाई कवक से यानी फंजाई से कौन से रोग हो रहे हैं। दाद की अगर हम बात करें तो हमारे त्वचा पर जितने भी रोग होते हैं, त्वचा से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो कौन फैलाता है? कवक फैलाता है। और कौन सा रोग सबसे कॉमन इस समय देखने को मिल रहा है? दाद एक कॉमन बीमारी है आज के समय में जो देखने को मिल रही है, और ये जो दाद है ये फंगस से होने वाली बीमारी है। तो कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमने देख लिए? जीवाणु और विषाणु और कवक। अब हम आगे बढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से भी हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ किस संघ में आते हैं? फटाफट से बताइए। प्रोटिस्टा।
इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, आपको चीजें पढ़ाई गई हैं। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कहते हैं कुछ रोग हमारे शरीर में ले आते हैं। कौन कौन सी रोग ले आते हैं? पहला रोग है अमीबिया पेचिस, जिसे डिसेंट्री भी आप कहते हो। तो अमीबिया पेचिस जो है वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम के प्रोटोजोआ से होता है, और मलेरिया डिजीज एक तरीके के प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कि मलेरिया डिजीज किसी मच्छर के काटने से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। मलेरिया डिजीज जो है ये प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है, ठीक है। तो मलेरिया और अमीबिया पेचिस यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीजेस में। चलिए ये कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, प्रसार के साधन। हमने रोगों के प्रकार पढ़ लिए, संक्रामक रोग कौन कौन से कारक है वो सारी चीज पढ़ ली। अब हमें ये पढ़ना है कि कैसे कैसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं, उनके प्रसार के साधन क्या है, किस साधन से वो हमारे शरीर में अटैक कर रहे हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष संचरण, दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरण। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से हमें बीमारी हो जाए, या फिर किसी दूसरे के थ्रू हमारे शरीर में बीमारी आ जाए, तो उसे अप्रत्यक्ष संचरण कहेंगे। तो प्रसार के साधन में दो तरीके के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष संचरण। प्रत्यक्ष संचरण की बात करो तो इसमें लिखा हुआ है यह तब होता है जब रोग जनक में क्या क्या ले सकते हो, अभी मैंने पढ़ाया है, बैक्टीरिया ले सकते हो यानी जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये सारे जो रोग जनक हैं इनमें से आप कुछ भी ऐसा ले सकते हो जो ऐसे रोग जनक हैं जो सीधे संक्रमित व्यक्ति से प्रेषित होते हैं, वो प्रत्यक्ष संचरण में आता है। मतलब रोगों का फैलना प्रत्यक्ष तरीके से प्रत्यक्ष संचरण में आता है। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट अपनी बीमारी दे रहा है तो वो प्रत्यक्ष संचरण में आता है। कैसे आएगा? यहाँ पर कुछ तरीके हैं उनके। व्यक्ति से व्यक्ति में, अगर कोई व्यक्ति किसी से हाथ मिला रहा है और जो व्यक्ति संक्रमित है और जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है, अगर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं तो क्या होगा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हाथ मिलाने से या डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आने से फैल जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हाथ मिला रहा है और उसके हाथ में दाद है, दाद वाली बीमारी है जो कि किससे हो रही है, कवक से हो रही है, तो क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी बीमारी फैल जाएगी। दाद ही नहीं, अगर वो व्यक्ति चेचक बीमारी से ग्रसित है तो भी क्या होगा, उसको वो बीमारी लग जाएगी। या फिर उसको कोरोना बीमारी है, कोरोना नाम का रोग है, कोविड-19, तो भी उसको क्या हो जाएगा, ये डिजीज फैल जाएगी। यानी कुछ डिजीज ऐसे होते हैं, बीमारी ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट बीमार व्यक्ति को छू देने से हो जाती हैं, तो उनको हम कहेंगे व्यक्ति से व्यक्ति में तुरंत प्रत्यक्ष संचरण हो गया। दूसरा है छोटी बूंदों द्वारा। छोटी बूंदों द्वारा कैसे? अगर किसी व्यक्ति को कोविड हो गया है और उसने किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर छींक दिया, तो छींकने पे छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। इन्हीं छोटी छोटी बूंदों को आप ड्रॉपलेट्स कहते हो। छोटी छोटी बूंदों को क्या कहा जाता है, ड्रॉपलेट्स। और यही ड्रॉपलेट्स या छोटी छोटी बूंदें जब किसी हेल्दी व्यक्ति के संपर्क में आ जाती हैं तो इन्हीं छोटी छोटी बूंदों में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस रहते हैं जो आपको बीमार कर देंगे। तो समझ में आया प्रत्यक्ष संचरण कैसे हुआ? पहला तो हुआ कि आपने किसी को टच कर लिया और बीमारी हो गई। दूसरा, कोई रोगी व्यक्ति आपके ऊपर छींक दिया, खांस दिया, उससे आपको बीमारी हो गई। तीसरा, त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा भी आप ऐसे समझ सकते हो, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क में और त्वचा द्वारा दोनों सेम ही चीज है। अगर आप किसी व्यक्ति के ऐसे बॉडी पार्ट को छू देते हो जहां पर एक इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारी है तो आपको क्या हो जाएगी, वो बीमारी लग जाएगी। तो त्वचा द्वारा आप यहाँ पर दाद वाला एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। फिर यहाँ पर है शरीर के तरल पदार्थ द्वारा। अब तरल पदार्थ में आप क्या चीजें ले सकते हो, जैसे आप ले लो रक्त। यहाँ पर तरल पदार्थ की बात करें तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, रक्त। रक्त क्या है, तरल पदार्थ है हमारी बॉडी का। अब कोई व्यक्ति अगर बीमार है, उसको कोई इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारी है, अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति उसके रक्त के संपर्क में आ गया
तो उसको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। यानी प्रत्यक्ष संचरण में आपको बस ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बीमार कर दे। कैसे कैसे बीमार कर सकता है, व्यक्ति से तुरंत किसी न किसी कांटेक्ट में आके बीमार कर सकता है। दूसरा, उसके ऊपर खांस दे या छींक दे तो ड्रॉपलेट्स के द्वारा बीमार कर सकता है, अपने स्किन के द्वारा बीमार कर सकता है, और अपनी बॉडी के फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ के द्वारा भी वो बीमार कर सकता है। तो ये हमारा प्रत्यक्ष संचरण में आ गया, यानी डायरेक्ट ही कोई बीमार व्यक्ति किसी हेल्दी व्यक्ति को बीमार कर दिया। अब दूसरा हमें पढ़ना है अप्रत्यक्ष संचरण। अप्रत्यक्ष संचरण में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर अगर मैं यहां पर कोई बात करूं, किसी बीमार व्यक्ति की बात कर लेती हूं, कोई बीमार व्यक्ति, और ये बीमार व्यक्ति के बीच में क्या आ जाए, एक तरीके का वेक्टर आ जाए। अभी मैं समझाती हूँ वेक्टर क्या होता है, अभी आप इतना समझो। और ये वेक्टर इस बीमारी को ले जाके किसी स्वस्थ व्यक्ति में डाल दे, ठीक है। तो ये स्वस्थ व्यक्ति क्या कर जाएगा, यहां से बीमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। कैसे बीमार होगा, अब हम समझते हैं अप्रत्यक्ष संचरण में। वेक्टर से यहां से मतलब आपका ये है कि ऐसी चीजें जो क्या करती हैं, चीजों को एक जगह से दूसरे जगह उठा के ले जाने का काम करती हैं। अप्रत्यक्ष संचरण में ऐसा ही होता है। मतलब अगर आप बीमार हो तो आपकी बॉडी पर अगर किसी मच्छर ने काट लिया तो मच्छर आपके शरीर से कुछ उठा लेगा, यानी आपका ब्लड उठा लेगा, और उस ब्लड को वो उठा करके किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी पर ले जाके छोड़ देगा। और इस केस में क्या होता है, आप मतलब जो हेल्दी पर्सन है वो बीमार हो सकता है। और मच्छर यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहा है, मच्छर यहाँ पर वेक्टर की भूमिका निभा रहा है। यानी हिंदी में इसको आप क्या लिख सकते हो, वाहक लिख सकते हो। वाहक यानी सीधे सीधे से आप समझ सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला। तो अप्रत्यक्ष संचरण में आपको यह समझना है कि बीमारी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसा वाहक बीच में आ जा रहा है जो एक व्यक्ति का बीमारी उठा करके दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैला दे रहा है। इससे क्या हो जा रहा है, जो व्यक्ति के शरीर में वो चीजें लेके जा रहा है वो भी बीमार हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जो संचरण है वो अप्रत्यक्ष संचरण में आएगा। तो यहाँ अप्रत्यक्ष संचरण में जो डेफिनेशन लिखी है वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है यह रोगजनक सीधे संक्रमित व्यक्ति से नहीं, मतलब ये सीधे संक्रमित व्यक्ति से नहीं आता है, बल्कि वेक्टर जैसे मक्खियों, मच्छरों, टिक व कुत्तों की सहायता से आता है। मतलब बीच में ये सारी जो चीजें हैं वो वाहक का काम कर रही हैं, रोगी के सामान को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम कर रही हैं, संक्रमण फैलाने का काम कर रही हैं। और इस प्रकार का जो संक्रमण है ये अप्रत्यक्ष संचरण में आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं अप्रत्यक्ष संचरण के, वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, वायु के माध्यम से। वायु के माध्यम से कैसे संचरण होता है, देखो अब किसी जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, और बहुत ज्यादा अगर भीड़ भाड़ है और उसी भीड़ भाड़ में बहुत सारे इन्फेक्शन फैलाने वाले लोग भी घूम रहे हैं, जैसे कोरोना से ग्रसित व्यक्ति भी घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे, जिस वायु में वो खांसेंगे, छींकेंगे, उनके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर से फैल फैल के व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाएंगे। तो वायु भी एक तरीके से क्या कर रहा है, संक्रमण फैलाने का माध्यम बन रहा है। तो वायु बीच में आ गया, मतलब आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट इन्फेक्शन में नहीं डाल रहे हो, बल्कि वायु बीच में क्या कर रहा है, वाहक का काम कर रहा है, आपकी बीमारी को दूसरे की बीमारी में दूसरे व्यक्ति के शरीर में ले जाने का काम कर रहा है। तो हो गया हमारा कैसा, वायु के माध्यम से संचरण। फिर यहाँ पे है दूषित व्यक्तियों के माध्यम से संचरण। कैसे, कोई व्यक्ति अगर बीमार है, उसने किसी चीज को छू दिया, ठीक है, और छू दिया, वो चीज इन्फेक्टेड हो गई, किसी हेल्दी व्यक्ति ने भी आके उस चीज को छू दिया, तो जो दूषित वस्तु है उसने भी तो क्या कर लिया, अपने अंदर संक्रमण वाली चीजें रख ली और हेल्दी व्यक्ति को दे दिया। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी डॉक्टर ने किसी इन्फेक्शन वाले व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगा दिया, अब वही इंजेक्शन
क्या करेंगे, अगर वो आपको लगा देंगे तो वो जो इन्फेक्शन वाली चीजें हैं वो उस इंजेक्शन में आ जाएंगी, यानी वो वस्तु जो है वो दूषित हो गई, और वो दूषित वस्तु जब आपको लगाई जाएगी, यानी इंजेक्शन आपको लगाया जाएगा, तो आप भी उस बीमारी से क्या हो जाओगे, ग्रसित हो जाओगे। यानी वायु तो रोग फैला ही रहा था, कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, वो भी रोगों को फैलाने का काम करती हैं। तीसरा है वेक्टर जनित रोग। वेक्टर जनित रोग से यहां से आप ये समझो कि कुछ प्रकार की ऐसी मक्खियां होती हैं, क्या हो रही हैं, मक्खियां या कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जो क्या करते हैं, रोगी व्यक्ति का खून चूस करके उनके खून को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाके मिला देंगे और भैया रोग कॉज कर देंगे। जैसे मलेरिया, मलेरिया किससे हो रहा है, जैसे कि हमने बताया प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो मच्छर क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लार में गंदगी वाली जगह से क्या उठा लाएंगे, प्लाज्मोडियम उठा लाएंगे। अब वो प्लाज्मोडियम कहाँ पड़ा था, किसी नाली में पड़ा हुआ था, मच्छर वहां से प्लाज्मोडियम को अपनी लार में बिठा लिए। उसके बाद उस प्लाज्मोडियम को ले जाके किसी इंसान के शरीर में जब खून चूसने लगे तो छोड़ दिया। वो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, अंदर चला गया, इंसान के खून में मिल गया और इंसान क्या हो गया, बीमार हो गया। तो क्या हम इससे समझ सकते हैं कि जो वेक्टर है, यानी जो मच्छर या मक्खियां हैं, ये भी रोगों को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह फैलाने का काम कर रही हैं। इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन एक मच्छर के द्वारा, एक मच्छर के वाहक बन जाने से इंसान क्या हो जा रहा है, बीमार हो जा रहा है। उसी तरीके से भोजन और जल के माध्यम से भी होता है। अब यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं, भोजन और जल के माध्यम से कैसे हो रहा है। बहुत सारे जैसे भोजन हम दुकान पे देख रहे हैं जो खुली अवस्था में है, खुली अवस्था में है, उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे आके धूल मिट्टी, बहुत सारी चीजें उस पर बैठ गई। अब बहुत सारी चीजें बैठ गई मतलब वो भोजन खराब हो गया। लेकिन खराब भोजन को भी हम जब खा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। यानी खराब चीज को हमने खा लिया, भोजन खराब है, भोजन के अंदर इन्फेक्शन है, तो भोजन ने क्या कर दिया भाई, हमें भी बीमार कर दिया। तो भोजन भी यहाँ पर एक तरीके का स्रोत हो गया हमें बीमार करने का। ऐसा नहीं है कि सारे भोजन ही हमें बीमार करते हैं, इसीलिए कहा गया है हमेशा साफ सुथरी और ढकी हुई चीजों को खाना चाहिए। खुली हुई खाने की चीज रखोगे तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव उस पे आके संक्रमण फैला देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है जंतुओं के माध्यम से। जंतुओं के माध्यम से भाई कैसे हो रहा है, अगर मैं बात करूं रेबीज रोग की, तो आपने ये पढ़ा है कि रेबीज रोग है वो किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है। और कौन सा वायरस ये डिजीज को कॉज कर रहा है, रेबीज वायरस ये डिजीज कॉज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो लोग ये भी कहते हैं कि कुत्ते ने काट लिया इसीलिए इसको रेबीज हो गया। तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो रहा है, यानी कि यहाँ जो कुत्ता है वो क्या है, एक माध्यम है। कुत्ता क्या है, एक माध्यम है। कैसे माध्यम है मैं समझाती हूँ। कुत्ते जो होते हैं वो अपनी लार में रेबीज के वायरस को रखे रहते हैं, ठीक है, और ये रेबीज का वायरस उनकी लार में रहता है। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो उनकी लार से ये जो वायरस होता है उनके खून में मिल जाता है और क्या हो जाएगा, रोग कॉज हो जाएंगे। यानी कुत्ता क्या हो रहा है, यहाँ माध्यम का काम कर रहा है। रोग डायरेक्ट नहीं आ जा रहे हैं बल्कि कुत्ते उनको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो जंतुओं के माध्यम से भी बीमारियां क्या होती हैं, फैल सकती हैं, जैसे रेबीज रोग का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया। वातावरणीय कारक की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि कोई दूषित मिट्टी है, वातावरणीय कारक में आप क्या क्या चीजें ले सकते हो, जल या मृदा। यहाँ पे मैं चीजें लिख देती हूँ। वातावरणीय कारक में आप ले सकते हो जल या फिर मृदा। अब सबसे सही एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जल का एग्जाम्पल आप ले लो। अगर कोई पानी दूषित है, दूषित पानी से मतलब उसी पानी में मल वगैरह बहाए जा रहे हैं, घर के कचड़े बहाए जा रहे हैं, और उस तरीके का पानी अगर आप पी लो तो क्या हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे, अप्रत्यक्ष रूप से आप बीमार हो जाओगे। उसी तरीके से अगर मृदा की बात करें तो मृदा में इतने तरीके के केमिकल्स वगैरह आजकल मिलाए जा रहे हैं कृषि वगैरह करने के केसेस में, तो उसमें क्या होता है, उस मृदा में उगी हुई अगर फसल हम खा लेते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। तो ये सारे कैसे तरीके हैं, अप्रत्यक्ष तरीके हैं। दो तरीके से हम बीमार हो गए, पहला प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें रोगी का, और दूसरा है अप्रत्यक्ष यानी रोगी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बल्कि अपने बीच में कोई एक वाहक डाल दे रहा है कि भाई तुम मेरा रोग उठाओ और दूसरे व्यक्ति तक ले जाओ। ये होता है हमारा अप्रत्यक्ष संचरण।
क्लियर हो गया, चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है, अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी हमारा जो शरीर है उसमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हमारे अंग में हो गई है, ये बीमारी हमारे ऊतक में हो गई है। तो पहली सीधी सी बात ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव आप कह लो, ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी में घुसे तो आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर देंगे, नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लो, अगर आप गंदी हवा में सांस ले रहे हो और वहां पर टीबी फैलाने वाले जीवाणु हो, तो वो सांस के माध्यम से, नाक के माध्यम से आपके शरीर में घुसेंगे और उनका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा, उनका जो टारगेट अंग होगा वो क्या होगा, फेफड़ा होगा। वो फेफड़े तक ही जा करके वृद्धि करेंगे, फेफड़े को ही खराब करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नाक से घुसे और आपके पेट में चले गए, नहीं। उनका जो जीवन काल होगा वो आपके लंग यानी आपके फेफड़े में ही होगा। तो यही होता है अंग विशिष्ट और ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, यानी जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी वृद्धि किसी एक निश्चित शरीर के अंग तक ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा हुआ है, जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु से मतलब रोग फैलाने वाले, रोगाणु जो होते हैं वो विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। जैसे भोजन के माध्यम से पहुंच सकते हैं, रक्त के माध्यम से पहुंच सकते हैं, सांस लेने के माध्यम से पहुंच सकते हैं, स्पर्श के माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यमों से हमारे शरीर में क्या पहुंच रहे हैं, रोगाणु पहुंच रहे हैं। और शरीर में वो क्या कर रहे हैं, प्रवेश करने के बाद वो हमारे अंग को हो सकता है कि डैमेज कर दें या हमारे ऊतक को डैमेज कर दें। तो इस तरीके से इनकी अभिव्यक्ति होती है। कैसे अभिव्यक्ति होती है, कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। पहला है, यदि कोई रोगाणु है यानी रोग फैलाने वाले कारक हैं, वो वायु के द्वारा हमारे शरीर में आ गए। अब वायु के द्वारा शरीर में आए हैं यानी सांस हम किन से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं। अब नाक से वो प्रवेश करके कहाँ जाएंगे, संक्रमण फेफड़े में ही करेंगे, लंग्स में ही करेंगे। नाक से हमारे शरीर के अंदर रोगजनक आ गए, वो हमारे फेफड़े में ही जाकर के बीमारी फैलाएंगे और कहीं जाकर के वो बीमारी नहीं फैलाएंगे। और फेफड़े में जाकर के हो सकता है कि वो कौन सी बीमारी फैला दे, टीबी फैला दे। हो सकता है जिस वायु में हमने सांस लिया है वहां पर टीबी फैलाने वाले जीवाणु हो तो वो फेफड़े को ही जाकर के खराब करने लग जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर देखूं तो अगर कोई रोगाणु है जो मुंह से प्रवेश कर रहा है, यानी हम खाना जो खा रहे हैं उनसे प्रवेश कर रहा है, तो मुंह से प्रवेश कर रहा है यानी वो हमारे पेट को डैमेज कर देगा। वही चीज यहाँ पर लिखा है, अगर रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रमण जो हो वो आहार नाल से होता हुआ क्या कर देगा, हमारे पेट वाली चीजों को खराब करने लग जाएगा। और यहाँ पर खसरा एक ऐसा रोगाणु है, एक ऐसा रोग फैलाने वाला सूक्ष्म जीव है जो हमारे आहार नाल को क्या करता है, खराब करने का काम करता है। उसी तरीके के से एक हेपेटाइटिस नाम का वायरस है जो अगर हमारे मुंह के माध्यम से अंदर चला गया तो वो हमारे पेट को क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। तो ये हो गए किससे, नाक से चले जाने वाले जो सूक्ष्म जीव थे वो फेफड़े में इन्फेक्शन करने लगे, मुंह से जो सूक्ष्म जीव गए वो पेट में इन्फेक्शन करने लग गए। उसी तरीके से अदर तरीके के क्या होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका टारगेट ऑर्गन यानी एक टारगेट होने वाला जो अंग होता है वो अलग अलग होता है। तो इसी तरीके से हमारे अंग बीमार पड़ जाते हैं, इसी तरीके से हमारे ऊतक बीमार पड़ जाते हैं। तो अंग विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति में आपको सिर्फ इतनी चीजें समझनी थी। अब यहाँ पर है एड्स क्या होता है। हमने बोला था कि जब हम वायरस वाली चीज पढ़ रहे थे तो एड्स के बारे में थोड़ी सी चीजें हमें पढ़नी है। एड्स क्या है, फुल फॉर्म उसका है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एड्स एक तरीके की बीमारी है जो कि HIV वायरस के कारण होती है। HIV वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर एड्स की अगर बात करें तो एड्स जो होता है, एड्स जो रोग है, ये जैसे ही हमारी बॉडी में होगा ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से खराब कर देता है। इम्यून सिस्टम किसे कहते हो, ये हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो बाहर से अगर कोई रोग हमारी बॉडी में आ जाता है तो उनसे लड़ करके रोगों को खत्म करने वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, एड्स रोग की।
ठीक है, AIDS ये शॉर्ट में लिखा जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म है, जो कि किनके कारण हो रहा है, एक प्रकार के वायरस के कारण हो रहा है। कौन सा वायरस इसको कॉज कर रहा है, HIV वायरस इसको कॉज करने का काम कर रहा है, और ये डायरेक्ट हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म कर देता है। किसको खत्म करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को। और प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, ये ऐसी प्रणाली होती है हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने का काम करती है। ठीक है, एड्स के बारे में आपको इतनी चीजें ही पढ़नी थी। अब यहाँ पर हमें एक चीज पढ़नी है कि अगर हमें संक्रमण हो गया तो संचरण के यहाँ पर क्या क्या कारण होते हैं और उनके क्या क्या निवारण है। ठीक है, अगर संचरण हो गया तो संचरण के क्या कारण है और उनके क्या निवारण है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एड्स डिजीज के संचरण की और उनके निवारण की बात हो रही है। तो संचरण कैसे हो सकता है, पहला रक्त के माध्यम से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसके रक्त के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको भी वो डिजीज हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर है यौन संपर्क के द्वारा। यौन संपर्क के द्वारा भी क्या होता है, ये डिजीज क्या होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति कोई इंजेक्शन लगवा रहा है और उसको एड्स है, उस इंजेक्शन का अगर यूज कर लिया कोई हेल्दी व्यक्ति तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। तो यहाँ संचरण के जो कारण है वो हो जाएंगे पीड़ित व्यक्ति से रक्त स्थानांतरण करके, यानी खून जब एक्सचेंज करेगा व्यक्ति एड्स वाले व्यक्ति से तो उसको हो सकता है। दूसरा है यौन संपर्क द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंजेक्शन की सुइयों का प्रयोग अगर हो रहा है तो उससे। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो कि लिखा हुआ है, रोगी माँ से उनके बच्चों में स्तनपान द्वारा। ऐसा होता है कि अगर कोई माता एड्स से ग्रसित है और उसको एड्स है, उसने अपने बच्चों को स्तनपान करा दिया, तो रोगी माता से जब स्तनपान कराया जाता है उनके बच्चों में तो इनसे भी ये बीमारी फैल सकती है। यानी जो माँ का दूध होता है उसमें भी एड्स के वायरस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें भी अपनी क्लियर होती हैं। रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो, एड्स से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज आप कर सकते हो कि संक्रमित रक्त को कभी भी ना चढ़ाएं। कभी भी ऐसे रक्त को ना चढ़ाएं जिनका कोई भी आपको नॉलेज ही नहीं है। हमेशा जब भी आप ब्लड को चढ़ाने के लिए जाओ या फिर किसी से ब्लड लेने के लिए जाओ, हमेशा उसकी जांच करवा लो कि ब्लड कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, HIV नाम का वायरस उसमें नहीं हो। नेक्स्ट, एक ही सुइयों द्वारा नशीली दवाएं आदि ना ले। कभी कभी केसेस में ऐसा होता है, जैसा कि आप मूवीज में देखते हो, लोग ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेने में वो क्या करते हैं, 2-4 दोस्त बैठे रहते हैं, एक ने इंजेक्शन लगाया, दूसरे ने वही लगाया, तीसरे ने वही लगाया, चौथे ने वही लगाया। ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, हो सकता है उन चारों में से किसी एक व्यक्ति को एड्स वाली बीमारी हो, उसने इंजेक्शन लगाया, मतलब उस इंजेक्शन में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और उस इन्फेक्शन वाले इंजेक्शन को जब बाकी सारे ने लगाया तो उनको भी वो बीमारी हो गई। तो ये सारी बीमारी बचाने के लिए इन निवारण का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एड्स बीमारी क्या है, उनको संचरित कैसे, उनके जो कारण है वो पढ़ लिए और उनका निवारण हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट था, आपको चीजें आनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये सब पढ़ने के बाद हमने देख लिया, चलो हम बीमार भी हो गए, बीमार होने के बाद हम किन किन कारणों से बीमार हो गए, कौन कौन से कारक थे जो हमें बीमार कर गए, हमारे अंग में कैसे इन्फेक्शन फैला दे रहे हैं वो भी देख लिया, एड्स नाम की भयंकर बीमारी भी देख ली। ये सारी चीजों के बाद अब हम इलाज की तरफ बढ़ेंगे। बीमारी हमने पढ़ ली, अब हमें इलाज की तरफ बढ़ना है, यानी उपचार के सिद्धांत क्या क्या होने चाहिए। अगर हम बीमार पड़ गए तो हम कैसे कहेंगे कि हम उपचार हम कैसे कैसे ले सकते हैं। तो एक संक्रामक जो बीमारी होती है उनके इलाज के कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला, या आप रोग के प्रभाव को कम कर दो, दूसरा आपके शरीर में जो रोग है उसको मार डालो या खत्म कर दो। रोग के प्रभाव को आप कम कैसे कर सकते हो, रोग के प्रभाव को आप कम कर सकते हो छोटी दवाई लेकर। मतलब अगर आपको कोई नॉर्मल सी बीमारी है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कह दिया थोड़ी दवाई ले लो, आराम कर लो, अच्छी नींद ले लो, आप सही हो जाओगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है, सिर में कभी कभी दर्द हो जाता है थकान की वजह से, तो डॉक्टर कहते हैं कि सिर दर्द की एक गोली खा लो,
और अच्छी नींद ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो पहला तो ये तरीका है कि रोग के प्रभाव को आप कम कर दो, मतलब सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द को कम कर दो, अच्छी नींद ले लो, आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन ये जो रोग के प्रभाव कम करने वाला तरीका है, ये संक्रामक रोगों के लिए सही नहीं है। इससे आपके शरीर के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव है वो नहीं मरेंगे, सिर्फ आप आराम करके सही हो जाओगे, लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं मरेंगे। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, रोग के प्रभाव को कम करने के लिए बेड रेस्ट या दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, अच्छा बेड रेस्ट और थोड़ी दवाई दे दी जाएगी, डॉक्टर के द्वारा बोली जाएगी कि आप ठीक हो जाओगे। यहाँ पर जो नॉर्मल तरीके की बीमारी होती है, जैसे कभी फीवर हो गया, कभी किसी बॉडी पार्ट में दर्द हो गया, तो ये सारी चीजें इनसे ठीक हो सकती हैं। लेकिन जो रोगाणु होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव से जो रोग फैलते हैं, वो इनसे ठीक नहीं होंगे। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन रोगाणुओं को ही मारना होगा। तो दूसरा तरीका हमारा क्या है, रोग के कारण को ही हमें मार डालना है, इन्हीं रोगाणुओं को हमें मार डालना है। कैसे मारोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को आप अपने सारे सिम्टम्स बताओगे कि ठीक है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार है और उल्टियां आ रही हैं, ये सी चीजें बताओगे। डॉक्टर आपके इन्हीं सिम्टम्स को देख करके बोलेगा कि हम आपकी एक टेस्ट करेंगे, जांच करेंगे, और जो भी बीमारी निकलेगी उसके बाद हम आपकी दवा करेंगे। डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसे एक बीमारी के बारे में पता चल गया, उसने अच्छी दवाई दी आपको, और वो दवाई क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव होंगे उनको खत्म कर देगी और आप ठीक हो जाओगे। जैसे मलेरिया आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। यहाँ पर वही चीज है, रोग के कारण को ही आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है, मार डालना है। यानी जो रोगजनक है, कुछ सामान्य तरीके से उनको आप मार सकते हो। कैसे मार सकते हो, अगर हम यहाँ पर किसी जीवाणु से फैलाने वाले रोग की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, जीवाणु से फैलाने वाले रोग की, तो क्या होता है, जीवाणु हमारे शरीर में इन्फेक्शन कर गई तो डॉक्टर क्या देता है, हमें एंटीबायोटिक्स देता है। और ये जो एंटीबायोटिक्स नाम की दवाई है, वो इसी जीवाणु की वृद्धि को क्या कर देगा, रोक देगा। और जीवाणु अगर हमारे शरीर में वृद्धि ही नहीं करेंगे, इसका मतलब आगे बीमारी फैलेगी नहीं, बॉडी के अदर पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और हम जल्दी जल्दी से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले रोग जनकों को सामान्य तरीके से हम मार सकते हैं। एक तरीका है हम दवाएं खा के उनको मार सकते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, केवल रोग जनकों को मारने के लिए ही हमें दवा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक भयंकर सी दवाई ले आओ और सोचो कि जितनी भी बीमारी होगी हमारे शरीर में सही हो जाएगी। नहीं, डॉक्टर आपको आपके टेस्ट के आधार पर, जो भी आपको बीमारी निकली है उसके आधार पर ही दवाई देगा, जिससे आपके बॉडी के बाकी अंग ना प्रभावित हो। नेक्स्ट है, दवा को मेजबान के चयापचय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। चयापचय से मतलब यहाँ पर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर में जितनी ऊर्जा बन रही है या आपके शरीर में जितनी ऊर्जा का यूज हो रहा है, वो सारी चीजें इनसे रिलेटेड होती हैं। अभी आप इतना ध्यान रखो कि दवा हमेशा बीमारी के लिए होनी चाहिए। दवा और किसी भी अदर ऑर्गन को अफेक्ट करने वाली या खराब करने वाली नहीं होनी चाहिए। और दवा वही होनी चाहिए जो क्या करे, उसी पर्टिकुलर सूक्ष्म जीव को खत्म करे। तो क्या होगा, रोग का जो प्रभाव होगा वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो दो तरीके हमने देख लिए। एक तो सामान्य तरीके की जो बीमारी होती है उसमें आपने थोड़ी दवाई और आराम कर लिया, लेकिन जिसमें सूक्ष्म जीव नाम की चीजें आ जाती हैं आपकी बॉडी में, उसके लिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से टेस्ट करवाया, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दी और दवाई वगैरह खा करके आपने उस बीमारी के जड़ को खत्म कर दिया। एक इस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, संक्रामक रोगों के रोकथाम के सामान्य तरीके। अब संक्रामक रोग है यानी बाहर से कोई सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में आ जा रहे हैं, संक्रमण फैला दे रहे हैं। संक्रामक रोगों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो संक्रामक रोगों को दूर करने के लिए निम्न तरीके के तरीके दिए गए हैं। जैसे पहला, आप क्या कर सकते हो, किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाओ जहां पे बहुत सारे लोग हो और वहां पे खांस छींक रहे हो, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हो। तो ऐसी वायु का आप यूज ही मत करो जहां पे बहुत भीड़ है। दूसरा, यहाँ पे जल जनित जीवाणुओं से दूर रहना चाहिए। यानी जल जनित रोगाणुओं से आप कैसे दूर रहोगे? अगर आप गंदा पानी नहीं पियोगे, साफ सुथरा फिल्टर का पानी पियोगे, पानी गर्म करके पियोगे, तो आप बीमार नहीं हो सकते। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ऐसी जगहों पर आप रहो ही मत जहां पर वेक्टर हो। वेक्टर का मतलब मक्खी, मच्छर या ऐसे एजेंट्स मौजूद हो जो बीमारी को उठाकर दूसरी जगह पर रखने का काम करे।
समझ में आ रही है बात आपको ये कही जा रही है, संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए यहाँ पर सबसे सही चीज है स्वच्छता। पूरी बात का एक ही सार है कि अगर आप स्वच्छता से रहोगे तो संक्रामक रोगों की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। स्वच्छ आप कैसे रहोगे? बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, गंदा पानी नहीं पीना है, किसी कचरे वाली जगह पे नहीं रहना है जहाँ पे वेक्टर वगैरह पनपते रहें और बीमारी फैलाते रहें। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। चीजें मैं एक बार ये रीड कर देती हूँ। सार्वजनिक स्वच्छता इसके लिए एक बुनियादी कुंजी है, यानी अगर आप साफ सुथरे रहोगे तो संक्रामक रोग नहीं होंगे। इसमें निम्नलिखित प्रथाओं को अपनाया जा सकता है। निम्नलिखित प्रथाएं क्या क्या है? यहाँ पर लिखा है वायु जनित रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली परिस्थितियों से बचना चाहिए। यानी ऐसे रोग जो वायु के माध्यम से फैल रहे हैं, तो हम ऐसी जगह पे जाएं ही ना जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो, तो वायु से फैलने वाले रोग हमें होंगे ही नहीं। दूसरा यहाँ है जो जल जनित रोगाणु है, यानी जल से जो रोग फैल रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए हम क्या करें? साफ सुथरे पानी का यूज करें, साफ सुथरा पानी पिए। और तीसरा ऐसी चीज है कि अगर हम गंदी जगहों पे नहीं रहेंगे, जहां वेक्टर नहीं पनपे रहेंगे, तो हम क्या होंगे? वेक्टर जनित रोगों से भी बच सकते हैं। तो स्वच्छता जो है वो बहुत बेसिक चीज है, एक इसकी बेसिक चीज है जिनसे हम क्या कर सकते हैं? संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर संक्रामक रोग से बचने के जो थोड़ी बहुत स्वच्छता वाली चीजें थी वो भी हमने चीजें क्लियर कर ली। अब यहाँ पर कह रहा है रोकथाम के विशिष्ट तरीके। चलिए, अभी तक तो हम स्वच्छ होकर यानी साफ सुथरे होकर रोगों से बच रहे थे, लेकिन अगर हम साफ सुथरे थोड़े बहुत मिस कर दे, साफ सफाई थोड़ी बहुत मिस कर दें, या कभी कभी हम चले गए ऐसी गंदी जगह में, या कभी कभी हमने गंदा पानी पी लिया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो ऐसी केसेस में हमारे शरीर में ऐसी क्या चीजें डेवलप हैं जो हमें बीमारी से बचा देंगी। इस केसेस की अगर आप बात करो तो रोकथाम के जो विशिष्ट तरीके हैं, इसमें क्या देख सकते हो आप? हमारे शरीर में क्या होती है? एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने के लिए ही बनी है। ठीक है, हमारे शरीर में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को क्या देती है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, प्रतिरक्षा देती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। अब ये जो मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली है, ये कैसे होगी भाई? जब हम हेल्दी रहेंगे। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हमारी इम्यून सिस्टम क्या होगी? मजबूत रहेगी, रोगों से अच्छे तरीके से लड़ पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हेल्दी नहीं हो, कमजोर हो और आप सोचो कि भाई हमारी इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है और बाहर से कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और हमें अफेक्ट करेंगे और हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा। और इम्यून सिस्टम अगर आपका मजबूत है तो बाहर से अगर कुछ भी संक्रमण आपको होता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसको क्या करेगा? लड़ झगड़ के खत्म कर देगा। तो हमारे शरीर में मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली होनी चाहिए। और प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की रक्षा प्रणाली है, कहने का मतलब ये है प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों से फाइट करके, रोगों से लड़ झगड़ के हमारे शरीर को क्या देता है? रक्षा देता है। इस वजह से इसे रक्षा प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रतिरक्षा प्रणाली में WBC कोशिकाएं होती हैं। WBC यानी श्वेत रक्त कणिका। क्या हो गया? श्वेत रक्त कणिका, या फिर आप इसको कोशिका भी बोल सकते हो। अंग्रेजी में इसे आप व्हाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हो। तो प्रतिरक्षा प्रणाली में जो विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे WBC कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका, यही डिजीज से क्या करती है? फाइट करती है। यानी इम्यून सिस्टम के पास एक आर्मी होती है जिसे आप WBC कहते हो। यही आर्मी जैसे ही बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा, ये आर्मी फटाक से उस जगह पे पहुंच के उनसे फाइट करके उनको खत्म कर देगी, हमारे शरीर को रक्षा देगी। इसी वजह से इसे रक्षा प्रणाली भी कहते हैं। WBC को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप क्या कहते हो? लिम्फोसाइट भी कहते हो। WBC को एक और नाम से जाना जाता है लिम्फोसाइट। WBC का फुल फॉर्म है श्वेत रक्त कोशिका। तो तीसरा पॉइंट यहाँ है, जब भी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तो लिम्फोसाइट यानी जो WBC है ये क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं और वो रोगजनकों को क्या करते हैं? मार डालते हैं। बात समझना, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की ऐसी प्रणाली है जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी यानी रक्षा देती है।
कैसे रक्षा देती है? इनके पास मौजूद होती है WBC की सेना, जिसे आप लिम्फोसाइट कहते हो, और यही WBC की सेना जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर में एंटर कर रहा है, तुरंत उसका पता लगा करके उनके पास जाके उनसे फाइट करती है, उनको नष्ट कर देती है और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। इसी वजह से इसे हम रक्षा प्रणाली भी कहते हैं। तो स्वच्छ रहकर तो हमने एक तरीके से अपने आप को बचा लिया रोगों से, लेकिन अगर हम स्वच्छता की तरफ थोड़े बहुत डगमगा गए, हम बहुत ठीक तरीके से अपने आप को क्या नहीं कर पाए, साफ सुथरे नहीं रख पाए, तो भी अगर हम हेल्दी हैं यानी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो भी हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। बात क्लियर हो गई? चीजें यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर एक लास्ट चीज पढ़नी है, प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण एक ऐसा यहाँ पर सिद्धांत है जिसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है वो रोग फैलाने वाले चीजों को मूर्ख बना देता है। कैसे मूर्ख बनाता है? सबसे पहली चीज आपने पढ़ी कि हम क्या रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे तो हमें बाहर से कोई जीवाणु या विषाणु या कोई भी सूक्ष्म जीव अटैक करेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम साफ सुथरे नहीं रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहेगा हमारे हेल्दी रहने से कि वो क्या करेगा, उनको फाइट करके नष्ट कर देगा। अब यहाँ पर अगर इन सारी चीजों को आप किनारे रख दो, तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे इंजेक्शन। टीकाकरण में आप क्या लेते हो? इंजेक्शन लेते हो, और इसी इंजेक्शन में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो कि हमारे शरीर में आते ही क्या कर देता है, फटाफट बीमारी से दूर कर देता है, बीमारी को भगा देता है। तो यही चीज हमें यहाँ पढ़ना है। टीकाकरण यानी प्रतिरक्षाकरण, ये एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रोगाणुओं को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और हम अपनी इम्यून सिस्टम को भी मूर्ख बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंजेक्शन बनाया जाता है, टीकाकरण जब भी होता है, कोई भी टीका बनाया जाता है बेसिकली, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी एक जीवाणु या जिस भी जीवाणु के इन्फेक्शन के लिए वो टीका बनाया जा रहा है, उसी के ही बीमारी के एजेंट को उस टीका वाले चीजों में मिला दिया जाता है। बात ध्यान से समझिए, किसी भी चीज का इंजेक्शन बनता है किसी भी बीमारी का, तो उसी बीमारी के एजेंट को उस इंजेक्शन में डाला जाता है, और वो बीमारी का जो एजेंट होता है जब उस इंजेक्शन में जो डाला जाता है वो एक अक्रिय फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यानी वो हमारी बॉडी में जाकर रोग तो नहीं फैलाएगा, बल्कि एक थोड़ा सा हमारी बॉडी को सूचना दे देगा कि इम्यून सिस्टम उससे फाइट करके अपने आप एक प्रकार की इम्यूनिटी बना ले, ताकि जब भी हम आगे भविष्य में बीमार पड़े तो वो जो लड़ाई है वो रिवाइज कर दे और क्या कर दे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हरा दे। चीजें मैं यहाँ पर पढ़ूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले यहाँ पर कह रहा है, ये एक विशेष संक्रमण के लिए स्मृति विकसित करने के लिए मूर्ख प्रतिरक्षा प्रणाली है। यानी ये जो टीकाकरण होता है बेसिकली इसमें किया ये जाता है कि जिस भी रोग के लिए टीका बनाया जाता है उसी रोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसी इंजेक्शन में मिला देते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसे जब हम शरीर में डालते हैं तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फटाफट से ये पहचान लेता है कि भाई ये कहीं बाहर से आया हुआ एजेंट है, हम इससे लड़ाई कर लेंगे और लड़ाई करके इसको हरा देंगे। उसके बाद अपनी लड़ाई को याद करके रख लेंगे कहीं पे, ताकि भविष्य में दोबारा से अगर इसके जैसा कुछ आता है तो हम अपनी लड़ी हुई लड़ाई को उसके सामने रख देंगे और वो दोबारा से खत्म हो जाएगा। ये चीजें करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब इस विधि में जो रोगाणु है, यानी जिस भी रोग के लिए हम टीका बना रहे हैं उसका ही रोगाणु, उसका ही एजेंट लेते हैं और अपने इंजेक्शन में मिला देते हैं, और उस इंजेक्शन को व्यक्ति के शरीर में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। उसके बाद रोगाणु जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे ही इनएक्टिव फॉर्म वाला वो रोगाणु शरीर में प्रवेश किया, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो धोखे में आ जाएगा। धोखे में कैसे आएगा? प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में कैसे आता है? हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन के द्वारा उस रोगाणु को शरीर में डाल रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र को लगा कि हमने नहीं डाला है जानबूझ के, बाहर से आया हुआ है, तो उस बेचारे को ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ नया आ गया है, इससे फटाफट से लड़ाई करो और इसको खत्म करो और अपनी लड़ाई को याद करके रख लो।
ठीक है, तो वो क्या करेगा, रोगाणु को प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र हमारा धोखे में आ जाता है और रोगाणुओं को लड़ने के लिए WBC की फौज भेज देता है, विशिष्ट कोशिकाएं उत्पन्न करके उनको क्या कर देता है, उनको खत्म करना शुरू कर देता है। उसके बाद इस प्रकार जो रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती हैं, ताकि जब भी भविष्य में वैसी रोगाणु दोबारा हमारे शरीर में आए तो इम्यून सिस्टम को बाकी मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि अपनी लड़ी हुई लड़ाई को बस उसके ऊपर क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है, और वो रोगाणु हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टीकाकरण में यही सिद्धांत अपनाया जाता है, यानी हम अपने इम्यून सिस्टम को मूर्ख बनाते हैं कुछ ऐसे तरीके से कि हम पहले से ही उसको प्रिपेयर कर दें कि तुम लड़ाई लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। उस रोग से होने वाले रोगाणु को इंजेक्शन के थ्रू शरीर में डाल देते हैं, और जो रोगाणु शरीर में डालते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, अक्रिय फॉर्म में होते हैं, और अक्रिय फॉर्म में वो जब रोगाणु शरीर में जाते हैं तो WBC की सेना उनसे लड़ाई लड़के उनको नष्ट कर देती है, लड़ी हुई लड़ाई को याद करके रख लेती है। भविष्य में जब कोई वैसी ही बीमारी हमारे शरीर में होती है तो क्या होता है, वही लड़ाई को रिवाइज कर दिया जाता है और हम इम्यून हो जाते हैं, रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण में यही सिद्धांत अपनाया जाता है। इस पूरे चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं कि ये जो टीकाकरण है इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, वो चीजें भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि हमने नाम सुना है टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग, इनके लिए क्या है, टीके उपलब्ध हैं। क्या होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, चेचक के लिए भी वैक्सीन लगाई जाती है, और टीबी के लिए भी आजकल वैक्सीन आने लगी है, डिप्थीरिया के लिए भी, टेटनस के लिए भी वैक्सीन आने लगी है। तो इन सारे वैक्सीन में इनके ही सूक्ष्म जीवों को मिला करके इनको बनाया जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ाई लड़वा करके उनको याद करके रखवा लिया जाता है, क्योंकि भविष्य में अगर डिप्थीरिया का सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में अटैक कर रहा है या टिटनेस का सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में अटैक कर रहा है तो वो जो हमारा लड़ी हुई लड़ाई है WBC द्वारा, हम उसको रिवाइज कर सके और इम्यूनिटी पा सके, रोगों से बच सके। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछ सकता है कि बच्चों में DPT का टीका लगाया जाता है, और DPT का ये जो टीका है ये डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि टीका किन किन चीजों के बने हैं। तो टिटनेस के टीके हम लगवाते हैं, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के टीके उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों में DPT का टीका लगवाया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए इनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। कंफर्म होगी ये सारी चीजें, तो हमारा यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम बीमार क्यों होते हैं, सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे जिसमें सारे ही नोट्स लिखे हुए हैं अच्छे फॉर्म में। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास देखना है, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है डाउट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपको नोट्स जो दिए गए हैं उनको आप एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में उतनी चीजें लिख कर आनी है, यही सफिशिएंट है। अगली क्लास में फटाफट से मिलेंगे आपसे। आज की क्लास में बस इतना।